हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम लोग देखे थे काफ़ी डिटेल में। आज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही जो अगला टाइप है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसको समझेंगे। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, MDD, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। याद करो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो पढ़ा था हमने पिछला लेक्चर में, उसी का सारा चीज़ उल्टा हो जाना है यहाँ, क्योंकि वहाँ मेटल एक्सेस में था, यहाँ मेटल डेफिशिएंसी में है। मतलब मेटल मतलब जो केटायन था वह वहाँ बढ़ रहा था एनायन के तुलना में। इस बार जो मेटल है मतलब केटायन वह घट जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो किसी कारणवश यदि किसी क्रिस्टल में जो रेशियो है नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन का, वह रेशियो आइडियल केमिकल फार्मूला के तुलना में कम हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कि इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ number of cation and the number of anion is less than that indicated by the ideal chemical formula of the compound, then it is called metal deficiency defect, or the crystal is said to behave metal deficiency defect. पिछले बार के जैसा ही हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लें हम लोग कि MX एक आइडियल क्रिस्टल है, तो आइडियल क्रिस्टल है तो इसमें से M प्लस मान लो केटायन है, X माइनस एनायन है। तो अभी जो रेशियो है हम लोग देख रहे हैं साफ साफ 1:1 का है। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करना है, मतलब मेटल कम करना है, तो उसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला कि मेटल को ही डायरेक्ट कम किया जाए, 1 में कुछ माइनस कर दें, या दूसरा कि नॉन मेटल को बढ़ा दिया जाए, MX और यहाँ 1 प्लस डेल कर दिया जाए। तो दोनों सिचुएशन में जो है ना मेटल कम हो जाना है। देख लो, यहाँ मेटल को ही 1 से कुछ कम कर दिए, नॉन मेटल अभी भी 1 है। यहाँ मेटल 1 है लेकिन नॉन मेटल 1 प्लस डेल हो गया। इस डेल का मतलब बतलाए थे स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब 0.1 0.2 इस टाइप का कुछ होगा। तो यदि केटायन और एनायन का जो नंबर का प्रोपोर्शन है, रेशियो, वह आइडियल क्रिस्टल के तुलना में कम होगा ही कम ना, जैसे 1:1 है, ठीक। इस केस में हम क्या बोले कि मेटल कम हो जाएगा, मतलब ये न्यूमरेटर कम, सपोज 0.9/1 हो गया। सेकेंड केस में क्या बोले, नॉन मेटल ज़्यादा, मतलब वो 1 वही रहेगा, यहाँ 1.2 हो जाएगा। तो दोनों केस में जो रेशियो का वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 आएगा। तो आइडियल केमिकल फार्मूला से रेशियो 1 है, लेकिन जब ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए, एक बार मेटल डायरेक्ट कम हो रहा है, दूसरे बार नॉन मेटल बढ़ रहा है, तो दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं कि रेशियो पहले के तुलना में कम आ जा रहा है, और कम हो गया रेशियो, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कम हो जाना, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी प्रोड्यूस करने के दो तरीके हो रहे हैं। एक कि मेटल एटम या केटायन क्रिस्टल से निकल जाए, दूसरा एनायन क्रिस्टल में आ जाए और आ करके जो इंटरस्टिशियल साइट होता है, वैकेंट साइट, जो वॉइड्स होते हैं क्रिस्टल में, उसको आ करके क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले। तो दो तरीका इसका हम लोग देखते हैं। पहला तरीका इसमें some of the metal cations are absent from their lattice sites, and the electrical neutrality of the crystal is maintained due to the presence of
एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन नेबरिंग केटायन। एग्जाम्पल से ही समझ लें हम लोग इसको फिगर के द्वारा। मान लें कुछ लैटिसाइड्स हैं ये आयनिक क्रिस्टल के लिए, यहाँ मान लिया जाए कि कोई केटायन है ए प्लस, यहाँ एनायन बी माइनस, केटायन ए प्लस एनायन बी माइनस, फिर केटायन एनायन केटायन एनायन फिर केटायन, ऐसा। यह एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें केटायन और एनायन के ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को दिखाया गया है। अब चूंकि यहाँ जो लिखा हुआ है सेंटेंस कि सम ऑफ द मेटल केटायंस आर एब्सेंट फ्रॉम लैटिसाइट एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन नेबरिंग केटायन। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करना है ना, तो सबसे पहले मेटल केटायन बोल रहा है कि वह एब्सेंट हो जाएगा अपने नॉर्मल लैटिस साइट से। तो कोई मेटल केटायन को हटा दो, चलो इसको हटा दिए, ऐसा हट गया यहाँ से, तो हट गया तो यहाँ केटायन के लिए वैकेंसी क्रिएट हो गया ना, केटायन वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो ठीक है, केटायन हटने से मेटल कम हो गया, मतलब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करा आपने। साथ ही साथ न्यूट्रलिटी भी तो बिगड़ गया, केटायन गया मतलब कि अब क्रिस्टल से प्लस चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिस्टल पे बढ़ जाएगा, न्यूट्रलिटी क्रिस्टल का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा क्रिस्टल उस केस में। तो बोल रहा है कि उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इसके अगल बगल में जो भी केटायन है, नेबरिंग केटायन, उस पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब पहले से यदि एक प्लस था और यहाँ से जो केटायन हटा उस पर भी एक प्लस था, तो एक केटायन के हटते ही एक मेटल एटम तो कम हुआ ही साथ एक प्लस चार्ज भी कम हो गया। तो उस एक प्लस को मैनेज करने के लिए कोई भी अगल बगल के केटायन पे एक्स्ट्रा प्लस आ जाएगा। जैसे यहाँ एक प्लस था तो मान लो ये 2 प्लस आ जाएगा। इस तरह से न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होगा और केटायन का संख्या भी कम हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि उस प्रकार के मेटल जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब समझ रहे हो, जैसे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 भी होता है, निकेल +2 है +3 भी होता है, आयरन +2 है +3 भी होता है। मतलब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वैसे एलिमेंट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें यह डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, हम लोग जानते हैं कि जो इसमें सोडियम है उसका भाई ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है +1, ये कभी +2 हो ही नहीं सकता है, नेवर पॉसिबल ही नहीं है ऐसा नॉर्मल केस में या नॉर्मल सिचुएशन में। तो यह सोडियम क्लोराइड इस टाइप का डिफेक्ट कभी भी एग्जिबिट नहीं करने वाला है। मतलब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कभी नहीं आएगा। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का जो हम लोग देखिए कि मेटल केटायन वहाँ से हटेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बगल वाले केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यह एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज तो तभी आ सकता है ना जब उस मेटल एटम के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और यह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल ऑब्जर्व किया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए जनरली नहीं होता है। मतलब सोडियम ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट का क्रिस्टल हो, ग्रुप 2 के मेटल का क्रिस्टल हो, तो उनमें ऐसा डिफेक्ट कभी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि फिर कैसे क्रिस्टल में ऑब्जर्व होगा, तो इस सारे के जैसे निकेल ऑक्साइड में ऑब्जर्व हो सकता है, फेरस सल्फाइड में हो सकता है, क्यूपरस सल्फाइड में हो सकता है, मतलब जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है उसमें। बस इतना सा बात याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 4 दिए रहेंगे कंपाउंड MgO Al2O3 Na2O NiO, बोलेगा बताओ किसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो सकता है।
तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होने का बस यही एक कंडीशन है कि मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल डी या ए ब्लॉक एलिमेंट का होता है। पी का भी होता है लेकिन उसके लिए रहेगा नहीं, यहाँ एस ब्लॉक का होगा तब तो नहीं ही होगा, याद रखोगे। मैग्नीशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसका +2 फिक्स है, कभी चेंज नहीं करेगा। एल्यूमिनियम का +3 फिक्स है, कभी नहीं चेंज करेगा। +1 कभी नहीं चेंज करेगा, इसका करेगा। +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो रहा है, इसका मतलब उसी में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होने वाला है, बाकी के किसी क्रिस्टल में नहीं होगा। अब इसमें से आयरन का जो है एक और है आयरन पाइराइट, सल्फर के साथ, मतलब सल्फाइड के फॉर्म में होता है। आयरन का आयरन पाइराइट FeS2 ऐसा होता है। इसमें सल्फर कुछ इस टाइप का है, परऑक्साइड टाइप का, माइनस और इसी के साथ Fe पर 2+। तो यह जो आयरन पाइराइट है ना, इसका नेचुरल कलर होता है येलोइश टाइप का, नॉट प्योर येलो, येलोइश टाइप का होता है, गोल्ड येलो जो होता है ना वैसा। अब चूंकि यहाँ आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका यह ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकता है, वेरिएबल है, +2 से +3 भी जा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। तो इसका ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते इस क्रिस्टल में प्रोड्यूस हो जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होने के चलते देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ केटायन वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। केटायन वैकेंसी क्रिएट होने के चलते क्या होगा कि जब इस पूरे क्रिस्टल पे अब लाइट पड़ेगा, तो लाइट पड़ने से इस क्रिस्टल के अंदर लश्चर आएगा, चमक पैदा होगा, शाइन करेगा क्रिस्टल। तो कलर तो पहले से ही सोना के जैसा है, गोल्ड येलो। डिफेक्ट आने के बाद अभी शाइन भी करने लगा जैसे सोना चमकता है। तो नेचुरल कलर है गोल्डन येलो, शाइनिंग आ गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के चलते। तो देखने में यह जो आयरन पाइराइट है ना, वो कहीं ना कहीं गोल्ड के जैसा ही लग जाता है, लगता है लोगों को कि यह गोल्ड ही है, क्योंकि कलर वैसा ही है। डिफेक्ट आने के चलते चमक भी आ गया। तो यह चमक और कलर के चलते लोग भारी कन्फ्यूजन में होते हैं और बोलते हैं कि यह गोल्ड ही है, जबकि यह गोल्ड होता नहीं है, आयरन पाइराइट है। इसलिए इसको बोला गया है फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना कहने का मतलब कि तुम नहीं जान रहे हो बढ़िया से सोना को पहचानने के लिए, तो मूर्ख बन जाओगे, इसी को सोना समझ करके लेकर के आ जाओगे। क्योंकि देखने में वैसा ही है भाई, कलर वही है, चमक वही है, लेकिन चीज़ वो नहीं है, दूसरा चीज़ है। तो इसलिए जो इसको फूल्स गोल्ड बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि फूल्स गोल्ड क्या है, तो याद रखेंगे आयरन पाइराइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड। क्यों बोलते हैं समझ गए, नेचुरल कलर है गोल्डन येलो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के चलते जो है शाइनिंग आ जाता है, लस्ट्रस हो जाता है या क्रिस्टल, और इस वजह से पूरा का पूरा जो है गोल्ड के जैसा ही लगता है देखने में। तो कंफ्यूज करके लोग इसको सोना ही समझ लेते हैं, लेकिन जो होशियार लोग रहेंगे, सोना को पहचानने जानेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं ठगेंगे इसमें। तो ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। नेक्स्ट, ये तो पहला तरीका हुआ था ना कि इसमें से कोई केटायन अपने लैटिस साइड को छोड़ के चला जाएगा और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बगल वाले केटायन पे क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। दूसरा तरीका है कि एक्स्ट्रा एनायन occupying the interstitial site and the electrical neutrality
of the crystal is maintained due to the extra positive charge on neighboring cation। इस बार कोई दूसरा एक्स्ट्रा एनायन आकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एनायन आकर के ऑक्यूपाई कर रहा है, केटायन उतना ही है, तो ओवरऑल देखेंगे तो केटायन तो वैसे भी कम हो जाना है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बोल रहा है कि बगल वाले केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कि ऐसा। इस तरह का क्रिस्टल हो, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। तो इस बार क्या बोल रहा है कि कोई एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाई करेगा इंटरस्टिशियल साइट को, मतलब इतना सारा जो साइट देख रहे हो कहीं भी, मान लो यहाँ आ गया एनायन। सो एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, यह वह एनायन है जो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वो लैटिस साइट में नहीं है, जो खाली जगह क्रिस्टल में होता है वहाँ है। तो ठीक है कि एनायन बढ़ गया, मतलब कि केटायन का संख्या अब कम हो गया, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अब एनायन का संख्या बढ़ने के साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज भी बढ़ा है, मतलब कि पूरे क्रिस्टल में अब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, केटायन कम होने के साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज भी कम हो गया, क्रिस्टल का न्यूट्रलिटी बिगड़ गया। तो उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर से बोल रहा है कि कोई बगल में केटायन है, उस पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, एक प्लस था तो 2 आ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा प्लस और यहाँ एक एक्स्ट्रा माइनस मिल करके ओवरऑल न्यूट्रल बना करके रखेंगे ऐसा। लेकिन इस टाइप का जो सिचुएशन है या इस टाइप के क्रिस्टल्स जिसमें कि कोई एनायन आकर के वैकेंट लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करे और बगल वाले केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत रेयर हैं। और रेयर होने के पीछे कारण क्या है सो समझोगे ज़रा ध्यान से। मतलब किसी क्रिस्टल में इस टाइप से डिफेक्ट प्रोड्यूस हो, माने मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जो इसके पहले वाला तरीका बताया वो हो सकता है कि केटायन हटेगा और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बगल वाले केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव आएगा। लेकिन यह जो सेकेंड सिचुएशन है जिसमें कोई एनायन आकर के इसको ऑक्यूपाई करे, ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो इंटरस्टिशियल साइट होता है, जो इंटरस्टिशियल साइट होता है या बहुत छोटा साइज का है, वेरी स्मॉल साइज। लेकिन जो एनायन होता है यह तो बड़ा साइज का है, लार्ज साइज। तो मान लो कि जगह इतना बड़ा है, ठीक, एनायन इतना बड़ा है, तो कैसे आकर के इसमें फिट बैठेगा? हालांकि पीछे रेडियस रेशियो में हमने पढ़ा कि जो एनायन है वे कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं किसी किसी सिचुएशन में। तो कॉम्प्रेस करेगा भी तो कितना कॉम्प्रेस करेगा? इतना बड़ा वॉइड था, यदि इतना बड़ा रहता है एनायन तो मे बी कॉम्प्रेस होकर के यहाँ आकर के फिट बैठ जाता। लेकिन यदि इतना बड़ा एनायन है तो ये कॉम्प्रेस होकर के भी आधा तो नहीं हो जाएगा पहले से, तो उसको इस जगह को ऑक्यूपाई करना तो लगभग मुश्किल है। तो इंटरस्टिशियल साइट बहुत छोटे साइज का होता है। देखिए हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड हो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, और बहुत बड़ा साइज का वो सब होता नहीं है। और एनायन का साइज भाई जनरली बड़ा ही होता है। तो यह बड़ा साइज का एनायन इस छोटे वाले इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड को आकर के ऑक्यूपाई करे या लगभग नामुमकिन है। और यदि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो फिर इस टाइप से डिफेक्ट प्रोड्यूस हो पाना क्रिस्टल में बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से केवल एक सिचुएशन है, याद रखोगे।
ऐसा पॉसिबिलिटी प्रिडिक्ट किया गया है कि ऐसे भी हो सकता है, लेकिन रियल में कोई वैसा एग्जाम्पल नोन नहीं है जिसमें इस तरह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो। इसके पहले वाला जो सिचुएशन देखे उसमें तो बहुत सारा एग्जाम्पल बताए कि ट्रांजिशन मेटल जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके कंपाउंड्स में डिफेक्ट वैसा प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है कि इसका कंसिक्वेंस क्या है। कंसिक्वेंसेस ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का कंसिक्वेंस। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हम लोग क्या देखें कि जो केटायन था उस पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज के चलते पॉजिटिव होल्स क्रिएट होते हैं। कहाँ? इन द वैलेंस बैंड ऑफ द क्रिस्टल। याद करो केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ रहे थे हम लोग क्लास 11th में, वहाँ मेटेलिक बॉन्ड में एक बताया गया था बैंड थ्योरी, और यह बैंड थ्योरी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड था। और उसमें बताए थे कि कैसे किसी भी क्रिस्टल में उसके एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और यही सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो कम्बिनेशन, जो गैदरिंग होता है, उससे दो प्रकार का बैंड बनता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी का होता है, कंडक्शन बैंड हाइयर एनर्जी का होता है। डिटेल में वहाँ देखे थे, या इस चैप्टर में भी आगे के 1-2 लेक्चर्स में हम लोग इसको एक बार फिर से रिपीट करने वाले हैं, अभी बस थोड़ा सा समझ लो। तो बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया है केटायन पे, इसके चलते जो वैलेंस बॉन्ड होता है, बैंड होता है, इसमें ऐसे पॉजिटिव होल्स क्रिएट होते हैं। ऐसे पॉजिटिव होल्स मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन के बदले खाली जगह है। इलेक्ट्रॉन रहता तो उस पर माइनस होता तो माइनस प्लस न्यूट्रल दिख जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो उसके बदले जो खाली जगह क्रिएट होगा वही यहाँ कहलाने वाला है पॉजिटिव होल्स। तो ये लिख रहा है कि जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है केटायन पे, उसके चलते क्रिस्टल का वैलेंस बैंड में पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और इस पॉजिटिव होल्स का क्रिएशन के चलते अभी काम करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का। बताए थे ना थोड़ा सा पीछे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने से काम कर रहा था एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, सो एन टाइप। इस बार पॉजिटिव होल आ रहा है तो P फॉर पॉजिटिव होल। पॉजिटिव होल के चलते इसका कंडक्शन होगा अब, इसलिए यह क्रिस्टल क्या चीज़ का काम करेगा? पी टाइप का। तो ज़रूर याद रखना, एग्जाम में अलग से आता है कि द क्रिस्टल हैविंग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में एक्ट एज, ऑप्शन दे देगा कंडक्टर, इंसुलेटर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एकदम याद रखोगे कि मेटल डेफिशिएंसी है मतलब पी टाइप। क्यों? पॉजिटिव होल्स के चलते। मेटल एक्सेस था तो एन टाइप, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जा रहे थे उस वजह से। तो इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में होता है। तो इस तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है समाप्त। एक हम लोग और पढ़े थे इस डिफेक्ट में, और वह पढ़े थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट है क्या? इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझोगे, कोई भी क्रिस्टल है, ठीक, और इस क्रिस्टल मान लो कि है mx, mx है मतलब कि m प्लस और x माइनस, ऐसा एक प्योर क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है। अब क्या है कि इसी क्रिस्टल में बाहर से कोई दूसरा फॉरेन एलिमेंट आ जाए। फॉरेन एलिमेंट मतलब बताया कि पहले से जो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है इस क्रिस्टल में, तो इस क्रिस्टल में अभी एलिमेंट है m और x, जनरल के लिए हम लोग मान लिए। तो मान लो कि बाहर से कोई एलिमेंट आ जाता हो n, ठीक। अब बाहर से जो एलिमेंट n आएगा वह बेसिकली कोई केटायन होता है। अब यह जो केटायन आएगा हो सकता है कि इस केटायन पे वही चार्ज हो जो पहले से है, पहले वाले केटायन पे, यह हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी चार्ज हो जाए, 2+ वाला भी आ सकता है, 3+ वाला भी आ सकता है, ऐसा भी। तो उस आइडियल क्रिस्टल में यदि बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाए, जिस भी वजह से आए, जानबूझ करके लाया जाए या जैसे भी हो, तो उसके चलते जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा क्रिस्टल में,
जो प्रॉपर्टी चेंज करेगा इस क्रिस्टल का, इसी को हम लोग बोलने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो बाहर से ही जो फॉरेन एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। इस फॉरेन एलिमेंट को इम्प्योरिटी बोलेंगे और इसी इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोपेंट। किसी प्योर चीज़ में इम्प्योर चीज़ ऐड किया जाए, जैसे यह प्योर क्रिस्टल है, इसमें बाहर से इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज़ इसके लिए इम्प्योरिटी कहलाएगा और इसी इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं इस केस में डोपेंट। और यह जो प्रोसेस हो जाता है इम्प्योरिटी को प्योर चीज़ में मिलाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब हुआ कि किसी प्योर में कुछ इम्प्योरिटी मिला देना, ऐसा। तो समझ गए क्या है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हो, कि कोई आइडियल क्रिस्टल है, पहले से उसमें केटायन एनायंस होंगे कुछ टाइप के, बाद में इसी आइडियल क्रिस्टल में हम लोग बाहरी कोई एलिमेंट को मिला देते हैं। जो एलिमेंट मिलाएंगे बेसिकली यहाँ कोई कंपाउंड के रूप में आएगा, डायरेक्ट तो केटायन इसमें मिलेगा नहीं, वह कोई कंपाउंड के रूप में आएगा। तो इस कंपाउंड में बेसिकली एनायन सेम होता है जो पहले से इसमें है, केटायन थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो केटायन डिफरेंट होगा वह हो सकता है कि सेम चार्ज का हो या अलग चार्ज का हो। जनरली अलग चार्ज का ही होता है, मैंने पहले से 1+ चार्ज वाला केटायन है तो जो इम्प्योरिटी ऐड होगा उसमें केटायन पे 2+ हो सकता है, 3+ चार्ज हो सकता है, ऐसे करके। और यदि ऐसा है तो इस इम्प्योरिटी का एडिशन के वजह से इस प्योर क्रिस्टल में क्रिएट हो जाने हैं केटायन वैकेंसी, और यही केटायन वैकेंसी क्रिएट होने के चलते डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा। कैसे प्रोड्यूस होगा ज़रा समझोगे ध्यान से एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल है, इसमें हम मिला रहे हैं स्ट्रोंटियम क्लोराइड। ऑब्वियसली वैसे नहीं मिल जाएगा, मेल्ट करना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन फॉर्म होगा, स्ट्रोंटियम क्लोराइड का भी मोल्टेन फॉर्म होगा, दोनों को आपस में मिलाएंगे, मिलाने के बाद कूल कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो मिलेगा अब वो मिलेगा डिफेक्टिव सोडियम क्लोराइड। इसमें डिफेक्ट आएगा, कैसे डिफेक्ट आएगा एकदम ध्यान से समझोगे। मान लो कि यह सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, डायरेक्ट हम लेकर के चलते हैं, Cl- Na+, Cl-, फिर Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। ठीक, यह सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है जिसमें इस प्रकार से आयंस का अरेंजमेंट है। अब यह तो होगा भाई मोल्टेन फॉर्म में लेना है तुमको, मोल्टेन है लेकिन प्योर है। इसमें अब तुम इधर से ऐड कर रहे हो स्ट्रोंटियम क्लोराइड का मोल्टेन फॉर्म। अब स्ट्रोंटियम क्लोराइड को यदि तुम हीट करोगे ना तो आयंस में ब्रेक करेगा ना, स्ट्रोंटियम 2+ और 2 क्लोराइड आयंस। तो क्या देख रहे हैं कि बाहर से यह जो स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिलाया जा रहा है, इसमें जो एनायन है क्लोराइड वह वही है जो पहले से इस प्योर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में है। मतलब सोडियम क्लोराइड में भी एनायन क्लोराइड आयन है, और जो बाद में मिला रहे हैं स्ट्रोंटियम क्लोराइड उसमें भी एनायन वही है, क्लोराइड आयन ही है। तो एनायन तो दोनों जगह सेम हो गए। अब तो होगा क्या, पूरा का पूरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, स्ट्रोंटियम पे। तो जैसे ही तुम इसको अब मिलाओगे इसमें, तो यह स्ट्रोंटियम क्या करेगा कि सोडियम को रिप्लेस करके उसके जगह पे आ जाएगा। लेकिन स्ट्रोंटियम पे तो है 2+, जबकि सोडियम पे है 1+। तो एक सोडियम को हटा करके यदि यहाँ स्ट्रोंटियम आता है तब तो फिर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि हटने वाले केटायन पे 1+ था, आने वाले केटायन पे 2+ है, तो प्लस चार्ज बढ़ गया, मतलब न्यूट्रलिटी ख़त्म हो गया क्रिस्टल का। तो उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रोंटियम क्या करेगा, एक नहीं बल्कि 2 सोडियम को हटाएगा। तो 2 सोडियम को हटाएगा मतलब कि 2+ हटेगा, तो ये फिर न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देगा। मतलब ऐसा होगा कि अब जब इसमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिलेगा, तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिलने का मतलब बेसिकली हुआ स्ट्रोंटियम आयन। तो यह स्ट्रोंटियम आयन क्या करेगा, कोई भी 2 सोडियम को रिप्लेस करने वाला है न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। मतलब ऐसा Cl-, मान लो कि एक यहाँ से हटाता है, एक यहाँ से हटा देता है, तो यहाँ मान लो कि ऑक्यूपाई कर लिया स्ट्रोंटियम आयन। तो फिर इस Cl-
Na+Cl-, यहाँ खाली जगह रह गया Cl-, Na+Cl-। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए स्ट्रोंटियम क्या किया कि 2 सोडियम आयन को हटाया, लेकिन खुद तो एक ही है, तो एक ही है तो ऑक्यूपाई तो कोई एक ही जगह कर सकता है, या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। तो यदि यहाँ है तो फिर ये जगह तो खाली हो गया ना, दिस वन इज केटायन वैकेंसी। ऐसा ये क्या हो गया, केटायन वैकेंसी हो गया। तो जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा आने वाले फॉरिन केटायन पे, उतना ही केटायन वैकेंसी क्रिएट होने वाला है। सोडियम पे 1 प्लस था, स्ट्रोंटियम पे 2 प्लस हो गया, तो 1 एक्स्ट्रा प्लस, इसलिए 1 केटायन वैकेंसी क्रिएट हो गया। हमेशा याद रखोगे कि यदि कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज वाला केटायन आकर के ऑक्यूपाई करता है या ऐसे रिप्लेस करता है आयन को, तो जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा भाई उतना केटायन वैकेंसी क्रिएट होगा। मान लो यहाँ स्ट्रोंटियम की जगह एल्यूमिनियम आता, तो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस होता है, 3 प्लस है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए या 3 प्लस वाले को हटाता, रहता तो खुद कहीं एक ही जगह लेकिन हटाता 3 को, तो ऐसे हो जाता कि यहाँ कहीं एक जगह एल्यूमिनियम आ जाता, एक यहाँ से हटा दिया, एक यहाँ से, तो यहाँ भी वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो इस बार केटायन वैकेंसी 2-2 हो जाते, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज 2 हुआ, सोडियम पे 1 प्लस था, यहाँ 3, तो 2 प्लस एक्स्ट्रा, इसलिए 2-2 केटायन वैकेंसी। मतलब इस तरह का जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, इससे हमेशा क्रिएट होता है कौन सा वैकेंसी, केटायन वैकेंसी। और कितने केटायन वैकेंसी क्रिएट होंगे, तो जितने केटायंस को तुम मिलाओगे, मतलब कि केटायन पे जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने क्रिएट होने वाले हैं। समझ गए बात को, कि यदि मान के चलो एक एल्यूमिनियम मिला है, ठीक, एल्यूमिनियम का एक आयन गया है, तो एल्यूमिनियम का एक आयन जाने से कितना केटायन वैकेंसी क्रिएट हुआ, 2। तो यदि मान लो कि यहाँ 2 एल्यूमिनियम आयन मिलता तो कितना केटायन वैकेंसी क्रिएट होता, ऑब्वियसली 4। लेकिन वही स्ट्रोंटियम आयन होता तो एक स्ट्रोंटियम आयन के आने से 1 केटायन वैकेंसी बन रहा था, तो 2 लेते तो 2 आता। मतलब नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी यदि लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका क्या, नंबर ऑफ फॉरिन आयन इनटू नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से अब आराम से निकाल लोगे कि कितना केटायन वैकेंसी क्रिएट होगा, तो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फॉरिन आयन, कितना फॉरिन आयन मिला है और उस आयन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कितना है। देखो फिट बैठ जाएगा दोनों के केस में ऐसे। तो इस तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो इस तरह से डिफेक्ट जितने भी थे सबको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा हमने, नोट्स में वैसे ही डिटेल में लिखा हुआ है। वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर आप रीडिंग करोगे, नोट्स को लिख लोगे एक बार देख करके, अच्छे से याद हो जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।